हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी का जो जीएस का पेपर है पीवाईक्यू उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस भी करेंगे। ये जो पेपर है ये 2017 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी। इसमें क्या होगा, हम लोग डिकोड करने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस सेक्शन से कितना पेपर आया, करंट अफेयर्स का कैसा था। ठीक है, इजी था, मॉडरेट था, कैसा था। आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बताऊंगा, आप प्लीज उसको लिखिए, वो नोट कर लीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिएगा आने वाले पेपर की। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वैल्यूएबल लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। और किसी और भी सेक्शन पर अगर आप वीडियो चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, या पीवाईक्यू किसी अन्य एग्जाम का अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, सबसे पहले विचार किसने प्रस्तुत किया था जब संविधान बन रहा था। तो ये हम लोग पहले ही से देखते हुए आ रहे हो। देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये, अगर हम लोग डिकोड करते हैं थोड़ा सा, आया है संविधान सभा से संबंधित। ठीक है, तो आपको ऐसे एक पॉइंट नोट कर लेना, संविधान सभा से क्वेश्चन आया है। तो आप संविधान सभा में आप पूरा पूरा रट लीजिएगा। इसको कैसे करना है, कितने समितियां थी। ठीक है, प्रारूप समितियां में जितने जो 7 मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे, हर एक समिति का अध्यक्ष कौन था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर। तो आपको इसी तरीके डिकोड करना है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एन राय। एम एन राय ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं कि स्टार्टिंग की बात करते हैं तो 1924 का टाइम है, जब मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जो के पिता हैं, मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा की मांग को प्रस्तुत किया था। ठीक है, संविधान सभा की मांग किसने, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की थी सबसे पहले। 1924 की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत किए गए संविधान सभा जो प्रस्तुत हुआ था कैबिनेट मिशन, उसमें संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव जो है वो आईएनसी ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में और उसने ये बोला था कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जिसको आईएनसी ने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 2 सेक्शन आपको पढ़ लेना है। भीमराव अंबेडकर के बारे में, एनी बेसन के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी आपको इंडिविजुअली ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाकर को पढ़ना है। ठीक, मैं एक और बार आपको बता दूं डिकोड कैसे किया जाता है पीवाईक्यू को। देखिए, इसमें 30 क्वेश्चन आए हैं। एक आपका सेक्शन रहेगा जिसमें आपको 30 के 30 क्वेश्चन आपको देखने हैं कि किस टॉपिक से आया, उस टॉपिक का आप नाम लिखो। ठीक, दूसरा है, हर एक क्वेश्चन के जितने भी आपको ऑप्शन मिले हैं उसको आपको डिकोड करना है। ठीक है, जितने भी ऑप्शन मिले हैं, एम एन राय, भीमराव अंबेडकर, एनी बेसन, जवाहरलाल नेहरू, अब इनके बारे में इंडिविजुअली आपको नोट्स बना लेने हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का फर्स्ट युद्ध है, सेकंड है, थर्ड है, फिर पानीपत का थर्ड युद्ध है। ये हुआ था 1761 में, बिल्कुल सही है। कर्नाटक का थर्ड युद्ध भी सही है, 58 से 63। फर्स्ट भी सही है, 46 और 48। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले कर्नाटक का युद्ध आप हेडिंग डालना। कर्नाटक का युद्ध हुआ किसके बीच में था, तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। पहली चीज, जो तीनों युद्ध हुए थे इसकी आपको टाइमलाइन रट लेना है। 1746 से 48 के बीच में हुआ था। फिर जो एक सेकंड वाला हुआ था वो 1749 से 54 के बीच में। थर्ड वाला आपका 1758 से 63 के बीच में। इसमें 2 साल का गैप है, इसमें 5 साल हो गया टोटल, और ये आपका ये भी 5 साल हो गया। ठीक है, तो 255 करके भी याद कर सकते हो। तो जो गलत इसमें सुमेलित है तो ये गलत है, सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए जब कर्नाटक का प्रथम युद्ध की जो समाप्ति हुई थी उसमें जो संधि हुई थी वो हुई थी एक्सला शापेल की संधि। ठीक, सेकंड वाले में हुई थी पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि हुई थी। थर्ड वाले में हुई थी पेरिस की संधि। ठीक, एक्सला शापेल की जो संधि हुई थी आपकी 1748 में। पांडिचेरी की संधि हुई थी आपकी 1755 में, और पेरिस की संधि हुई थी आपकी 1763 में। डायरेक्ट संधियों से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गलत पूछा है और गलत हम उन्हें देख लिया।
साथ ही साथ में सिर्फ आपको कर्नाटक का नहीं देखना, मराठा युद्ध भी आप लोग को देख लेना है, आंग्ल अफगान युद्ध भी देख लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको डिकोड कर सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री में। थर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट वन लाइनर है। लीलावती के लेखक कौन है? सभी को मालूम होगा, भास्कराचार्य लीलावती के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मानंद और शिशुनाग। देखिए शिशुनाग इसमें आयोग ने सही माना था। वैसे बनारस को जो अपनी सेकंड राजधानी है, बनारस से सबका संबंध था, ठीक है। ये थोड़ा सा वैसे वाला क्वेश्चन था जिसमें डाउट हो सकता था, लेकिन डी आप शिशुनाग को ही लेके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से मॉडर्न हिस्ट्री में आया, अब आया ये एका आंदोलन से, ठीक है। तो आपको पॉइंट नोट करना है, जनजातीय आंदोलन जितने भी हैं सारा, और साथ में किसान आंदोलन, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में। अब ये आप कहाँ से देखोगे? तो लूसेंट जो है अगर जिसके पास है वो, या फिर आप घटना चक्र से देख सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से घटना चक्र का जो जीके का पोर्शन आता है ना, सामान्य ज्ञान के नाम से आता है, वो आप देख लो, उससे आपका डायरेक्ट कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो चार्ट बना के दिया होता है, ठीक है। तो आप इजीली उसको याद कर लोगे, ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा, बंगाल के किसानों के द्वारा, पंजाब के किसानों के द्वारा, या उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हर आंदोलन में, चाहे वो जनजाति हो या किसान आंदोलन है, आपको करना क्या है, क्या पॉइंट को ध्यान में रखना है? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि उसका जो सन है, जैसे एका आंदोलन का सन जो है वो है 1921 से 1922, ठीक है। नेतृत्वकर्ता आपको याद रखना है, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे मदारी पासी, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आ गया, डायरेक्ट आ गया। कोयला जो केंद्र होते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट संयंत्र होते हैं, वो किस राज्य में स्थित है? डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये अच्छी तरीके से देखना है। जैतापुर, देखिए सबसे पहले हरिपुरा जहां आपको दिख रहा है, तो हरिपुरा यही ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि हरिपुरा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। डायरेक्ट रट लीजिएगा, लूसेंट को और या घटना चक्र दोनों में से कोई भी हो, किसी एक बुक को पूरा फॉलो करिए, रट लीजिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन, इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा कवर इसी से। नेक्स्ट 7वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो ये कौन सा जाना जाता है? ऑयल ऑफ मैन, सेंट मार्टिन द्वीप, नॉर्फॉक द्वीप या परासल द्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट मार्टिन द्वीप। इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए ये चांस जो होता है वो 50-50 होता है। अगर आपने पढ़ा है तो आप कर पाओगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, ठीक है। तो अगर एक दो क्वेश्चन जो होता ना कि नहीं कर सकता, देखिए 30 के 30 किसी के सही नहीं होते हैं, मैक्सिमम किसी के हो भी सकते हैं, अगर मान लीजिए तो भी 28 से 29 ही होंगे, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, एट मोस्ट, ठीक है। एक या दो का आपको मार्जिन लेके चलना ही पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन कुछ होते हैं, तो इसको ध्यान में मत रखिए, बाकी आप 29 को ही ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी नहीं, नदी होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो ये तो पूरा सही है, मतलब देखिए आप कर लोगे, ताप्ती नदी या तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, ठीक है। अब देखिए नदियों को आपको कवर करना है, यहाँ पे रिवर से आया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है? देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं, ठीक है, ये आपको देख लो। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण गंगा किसे बोला जाता है? भारत की जो सिंधु नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी देख लो, सहायक नदियां आप लोग को देखना है। गंगा से दाएं और बाएं से जो नदियां सहायक नदियां हैं, वो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आप आ सकता है, आप वो देख लो। ब्रह्मपुत्र को देख लो, यमुना, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, ये सब वगैरह, ठीक है। जो पूर्व की ओर बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं बस इतना देख लो, बाकी इन डेप्थ मत देखना आप लोग। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का, देखिए क्वेश्चन आ गया, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। पॉलिटी हर एक एग्जाम में जीएस के सेक्शन में पॉलिटी जरूर से जरूर पूछा जाता है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो गया,
ठीक है। और आपका क्या हो गया, एक कुछ आर्टिकल से पूछ लिया जाता है जिसमें प्रेसिडेंट वगैरह है, ठीक। अभी आप डिकोड क्या करोगे, देखिए अभी इलेक्शन सर पर है, अभी बंगाल में, सॉरी बिहार में इलेक्शन हुआ, बंगाल में होने हैं, ठीक है। तो आप इलेक्शन से संबंधित देख लीजिए, अगर स्टेट लेवल का इलेक्शन हो रहा है तो मुख्यमंत्री, ठीक है, इसके कुछ आर्टिकल आप लोग देख लो। अगर मान लीजिए आपका राज्यसभा का या लोकसभा न्यूज में रहा है किसी भी कारणवश से, ठीक है, तो आप उसको देख लो। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्या होता है कि करंट अफेयर्स में जो चल रहा होता है उसका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछ लेता है। सपोज करिए प्रेसिडेंट नया बना, या जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो चेंज हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट का आपको पूरा पढ़ के जाना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। चलिए, इसमें कह रहा है मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो ली गई है किस देश के संविधान से, तो ये तो अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। मौलिक अधिकार ऐसे भी याद कर सकते हो कि अधिकार सबसे ज्यादा कौन दिखाता है, अमेरिका दिखाता है, ठीक है। मौलिक अधिकार को थोड़ा सा पढ़ लो आप, तो पार्ट 3 में इसको डिस्कस किया गया है, आर्टिकल 12 से 35 में हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, या संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट का जो जितने भी प्रेसिडेंट से संबंधित आर्टिकल्स हैं आप रट लीजिएगा, कि किसी को नहीं याद होता है तो आप डालिएगा यूट्यूब पर, जो ट्रिक होती है याद करने की, डायरेक्ट उससे आपको कई सारी वीडियो मिल जाएगी, आप उससे नोट्स बनाकर इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें राष्ट्रपति आया है, आप वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का भी साथ में याद कर लीजिएगा, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? आर्टिकल 32 नहीं, आर्टिकल 40 बिल्कुल, आर्टिकल 40 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 48 और 51 नहीं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, ग्राम पंचायत यानी डीपीएसपी की बात बोल दी गई। डीपीएसपी के बारे में आप पूरा देख लो, किस पार्ट में इसका डिस्कस किया जाता है, ठीक है। ये भी पॉलिटिकल सेक्शन है, एक क्वेश्चन है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान, आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान, अनुवांशिकी, वायरस विज्ञान तो कुछ है ही नहीं, जननांकिकी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स में, देखिए इकोनॉमिक्स में लास्ट में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स के एकदम आखिरी में, आप कोई भी लूसन उठा लो या घटना उठा लीजिएगा, तो उसमें लास्ट में जनसंख्या वाला एक पोर्शन होता है, ठीक है। स्टैटिक जीके के अंतर्गत आएगा ये, तो आप उससे भी कर सकते हो इजिली, वहीं से पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट, करने की कोई जरूरत नहीं है पहली बात तो, पर हम लोग को इसमें क्या देखना है, रिपोर्ट से क्वेश्चन आया, ठीक है। तो आपको रिपोर्ट पढ़नी है, जितनी भी जारी करता है उनको, उनके साथ साथ रिपोर्ट पढ़नी है, इंडेक्स वगैरह इसी में इंक्लूड होगा। तो ये करंट का आपको ध्यान में रखना है कि करंट से क्या पूछा गया, एक ऐसे आप पॉइंट बनाइएगा, करंट से क्या पूछा गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखिए इंडेक्स और साथ में रिपोर्ट, ठीक है। तो एक सेक्शन आपको ये मिल गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया? तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, ठीक है, तो वित्त आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है 280 उसको देख लीजिए। पहली बात तो 15वां वित्त आयोग अध्यक्ष थे एनके सेन, मतलब इनको अभी भी हैं, इनका जो कार्यकाल 2021 से 2026 का है। इसके बाद के जो 16वें हैं वो अरविंद पनगड़िया है, आप सभी को मालूम है, ठीक है, ये हो जाएगा। जो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका हुआ था गठन 1951 में, अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, केसी नियोगी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद करना है। अच्छा, वित्त आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ कितने सदस्य होते हैं टोटल, तो एक अध्यक्ष होता है प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल 5 लोग होते हैं। नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये हो जाएगा। कार्यकाल अगर पूछे अध्यक्ष का तो 5 साल इनका कार्यकाल होता है, ठीक। ये इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है, गेहूं, मक्का, अरहर या चाय? तो चाय उद्दीपक फसल है, रट लीजिएगा, एग्रीकल्चर का नॉर्मल क्वेश्चन है, वन लाइनर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ है? भरतपुर में, मखदूम मथुरा में, बीकानेर में या अलीगढ़ में? तो ये मथुरा में। याद कर लीजिएगा बकरियों से कि जो कृष्ण भगवान थे वो बकरी चलाने जाते थे, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान दिवस मनाया जाता है। अब देखिए ये जिस भी वे में पूछा गया हो, पर आपको याद करना है करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं और थीम, ठीक। थीम को रटना नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा, जब 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको याद आ जाएगा इजीली, लेकिन डेज को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपके सितंबर में नहीं, दिसंबर में मनाया जाता है, 23 दिसंबर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी, ठीक। वन लाइनर का क्वेश्चन, कहाँ की गई थी? पुडुचेरी या पांडिचेरी में, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय हॉकी टीम की कप्तान थी जब टीम ने नवंबर 2017 में एशिया कप जीता? देखिए ये हॉकी से क्वेश्चन आया, प्रेजेंट टाइम में क्या चला था महिलाओं से संबंधित, तो जो इंडियन विमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीता 50-50 ओवर का, ठीक है, उसकी कैप्टन हरमनप्रीत कौर। और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि मैन ऑफ द सीरीज कौन था, किसके साथ फाइनल हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन पूरे पूछे जाएंगे, तो आप इसको जरूर कवर करिएगा। नॉर्मल देखिए आपके 1 ईयर का जब भी पेपर होगा तो 1 ईयर या 6 मंथ की कोई भी आप करंट अफेयर उठा लीजिएगा, कुछ नहीं तो आप स्पीडी उठा लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे, पूरा नहीं पढ़ना इन डेप्थ, डायरेक्ट देखिए नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे गए करंट के। फिर से करंट का आया, 9 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय। देखिए फिर से, अब इसको आपको क्या करना है, पहले बात तो इसको देखना ही नहीं है, 2017 का क्वेश्चन है करंट का, हम लोग देख के क्या करेंगे, पर थीम को हम लोग पकड़ते हैं। तो अगर कोई भी सैटेलाइट लॉन्च हो रही है उसको आपको देखना है। साइंस एंड टेक, पहले बात तो ये साइंस और टेक का क्वेश्चन है, ठीक। तो ये करंट अफेयर्स का एक सेक्शन साइंस और टेक का, आप देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। कोई इंपॉर्टेंट उड़ान आई है, कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, भारत ने किसी देश के साथ यानी इसरो ने मान लीजिए नासा के साथ कोई भी टाई अप करके किसी भी सैटेलाइट पे अगर वर्क कर रहा है, तो उस चीज को आपको पकड़ना है थीम को, और वो जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, हाल में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है? देखिए अब चक्रवात तूफान वाला आ गया, तो 1 ईयर में जितने भी तूफान आए हैं आप सबको पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। उस तूफान का जो नाम रखा गया वो किस देश ने दिया, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये इसका एक थीम हो जाएगा करंट अफेयर का, ये भी करंट अफेयर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए। अब ये चुनाव से संबंधित आ गया, उत्तर प्रदेश का 2017 में चुनाव हुआ था, तो उससे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यूपी करंट का भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो मेन पॉइंट थे थीम पकड़ने के वो मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हुआ। अब करंट अफेयर्स में एक और सेक्शन आप नोट कर लो, निधन या फिर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति हैं जिनका या तो निधन हुआ होगा या फिर जिनको कोई उपाधि या कोई अवार्ड मिला होगा, उसको ध्यान में रखना है। सिर्फ यही थीम आप पकड़ लो ना, तो आपका करंट अफेयर 110% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है? बच्चों की टीका से, बच्चों की शिक्षा से, बच्चों के टीकाकरण से, सामाजिक उत्थान से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के टीका से, ठीक है। ये आप याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिसमें एक उत्तल है दूसरा अवतल है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक दूसरे सटाकर रखे गए हैं, युग्म किस तरह व्यवहार करेगा? ठीक है, मान लीजिए 2 लेंस है, एक उत्तल एक अवतल है, दोनों को सटाकर अगर रखा जाता है तो ये एक कांच की समतल चादर की भांति बिहेव करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? किरेटिन प्रोटीन, थायमिन विटामिन है, बिल्कुल, एड्रेनल आपका एड्रेनलिन ये आपका क्या है, हार्मोन है, सैकरिन। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए गलत है,
अच्छा, अब इसको आपको करना कैसे है, बायोलॉजी का सेक्शन, विटामिन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। विटामिन थ्योरी किसने दी थी, कब दी थी, जितने भी विटामिन हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे जल में विटामिन बी और सी है, वसा में जितने हैं वो आपको याद रखना है, साइंटिफिक नाम जरूर याद करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी मिलाने को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है, विटामिन बी सी डी ऐसे दिया रहेगा और यहाँ पे उसका साइंटिफिक नेम होगा, आपको मिलान करना होगा, ठीक। अब देखिए थोड़ा मैथ का क्वेश्चन आ गया, औसत से आया, यानी जो एवरेज है एक टॉपिक मैथ का, उससे आ गया। 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 दिया है, इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है। देखिए औसत होता क्या है, जब हम लोग ऑड नंबर देखते हैं, मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं 1 x1 x2 x3 देख रहे हैं, ऑड नंबर है ये, तो इसमें औसत क्या आएगा, जो बीच वाली नंबर होगा। अगर इवन नंबर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, मान लो ये 4 नंबर है, इवन अगर हम लोग नंबर देख रहे हैं तो इन दोनों का आएगा, जो सम होता है उसको डिवाइड कर देते हैं वो, ठीक। औसत थोड़ा सा और देखते हैं, औसत होता क्या है, तो मान लीजिए कुछ नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, तो जो एवरेज यानी औसत होता है, ये उनका पूरा का सम होता है और टोटल कितने नंबर दिए हुए, तो ये 5 नंबर है, सम इसका क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, टोटल कितने नंबर है 5 नंबर है, ठीक है। इसको आप जोड़ दो, 9 12 14 ये 15 हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और देख लीजिए 3 बीच वाला नंबर आया, ठीक है। इसमें हम लोग कैसे करेंगे, 13 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक है, तो 13 है यानी 6 इधर होंगी, एक मिनट, और 6 इधर होंगी, जो बीच का नंबर होगा यही आपका 51 वाला होगा नंबर, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए ये 6 हो गई, ये 7वां नंबर हो गया, ये 8वां हो गया, 9वां हो गया, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा 13 तक, ठीक। और हमको ये तो देखना नहीं है, देखिए ये 51 है, विषम संख्या बोल रहा है, इसके बाद आएगा 53, इसके बाद आएगा आपका 55, फिर आएगा 57, फिर 59, फिर 61, टोटल हमें यहाँ पर 6 नंबर इधर हो गए, 6 नंबर इधर हमें चाहिए, और ये आएगा 63। हमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या 63 है, ठीक है। देखिए कैसे, फिर से एक बार बता देता हूँ, 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इतना दिया 51, मैंने बोला अगर विषम संख्या होगा तो जो बीच का नंबर होगा वही औसत होगा, तो 13 का बीच का नंबर क्या होगा, 6 इधर नंबर होंगे, 6 इधर नंबर होंगे, 13 का बीच का नंबर होगा कौन सा, 7वां नंबर होगा, तो 7वें की वैल्यू हमें दी है 51, हमें सबसे बड़ा चाहिए, सबसे बड़ा इधर तो मिलेगा नहीं, इसी साइड मिलेगा, है ना, तो हम लोग पूरे नंबर देख लेते हैं, 6 इधर कौन कौन से हैं, तो विषम संख्या 53 है, 55 है, 57, 59, 61 और 63 है, तो सबसे बड़ी कौन सी है 63 वाली है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.8 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 45 सेंटीमीटर की परछाई निरूपित करती है, उसी समय 6 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की परछाई की लंबाई क्या होगी। चलिए ये रेशियो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर ये सेंटीमीटर में दिया, ये मीटर में दिया, ठीक है, तो हम लोग इसको मीटर में बना देते हैं, सॉरी सेंटीमीटर में बना देते हैं। 1.8 मीटर को सेंटीमीटर में बनाओगे तो क्या होगा, 1.8 को 100 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा इतने सेंटीमीटर, ठीक है। रेशियो से करेंगे, ऊपर क्या है लंबाई है, तो ऊपर हम लोग लंबाई रखेंगे, अपॉन में जो परछाई है वो हम लोग नीचे रखेंगे, ये एक छड़ हो गई, दूसरी छड़ की क्या हुआ है, दूसरी छड़ की लंबाई ऊपर दी है 6 मीटर है, तो मीटर को हम लोग उसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मान लीजिए परछाई x है, ठीक है, जो कट रहा है कट कर देंगे, 6 से काटिएगा, 6 3 जार, और ये 10 टाइम जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1045 अपॉन 3, ठीक है, एक मिनट, 3, ठीक है, 3 से काइए 15 आ जाएगा, 150 क्या हो जाएगा, परछाई हो जाएगा सेंटीमीटर में, ऑप्शन में सारा मीटर में दिया है, तो हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करने के बाद 1.5 मीटर बचा, ठीक है, तो ये हो जाएगा परछाई की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी
लंबाई, इसकी लंबाई सबकी बराबर होती है। ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल यानी एरिया का जो फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, वो होता है √3/4 a स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए, साइड की वैल्यू क्या दी हुई है, 8 दी हुई है, 8 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, 8 × 8, 4 से काटिए 2 टाइम्स जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 16 √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जब संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। 3n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। जब संख्या मान लीजिए कोई संख्या n है, अगर हम लोग उसको 6 से विभाजित कर रहे हैं तो जो शेषफल हो रहा है ये 4 हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इसको 3n से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, ठीक है। देखिए करना क्या है, अब आप ऐसे देख लो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 6 से डिवाइड करने पर शेषफल यानी रिमाइंडर 4 बचता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखो तो होगा 22 को 6 से डिवाइड करो अगर, तो ये 3 टाइम जाएगा 18 और शेषफल क्या बच रहा है 4, ठीक है। अब इसी नंबर को 22 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 66 आएगा। अब 66 को अगर मान लीजिए आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो ये डायरेक्ट 11 से कट जाएगा, 11 टाइम्स में कट जाएगा, तो शेषफल क्या आ रहा है 0। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 0 आएगा, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन थे आज के क्लास में जो पीवाईक्यू में पूछा गया था जीएस के पेपर में। होप आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिएगा, और अपना जो अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।